फ्रेंड्स, हम लोग एक बहुत सिंपल सा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने आप लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इसका एक ब्रॉडर व्यू दे दिया था। आइए अब इनसे कैश फ्लो कैसे निकलते हैं उसमें चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के दो मेथड है AS3 के हिसाब से, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। पहले डायरेक्ट मेथड डिस्कस करते हैं। कुछ है ही नहीं डायरेक्ट मेथड में। आपको जो पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, बस अगर इनफ्लो हो रहा है कैश का प्लस कर दो, आउटफ्लो हो रहा है माइनस कर दो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल कर आ गया। इतना सिंपल सा है। देखिए फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग जितने भी इनफ्लो है यहां पर प्लस कर रखे हैं। अब इनफ्लो कहां से हो सकते हैं ऑपरेटिंग में? एग्जाम्पल, अब आप दो तरीके की सेल करते हो, एक कैश सेल, एक क्रेडिट सेल। तो कैश सेल में तो इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो कैश सेल लिख दिया। क्रेडिट सेल में नहीं हो रहा, लेकिन जब डेटर पैसे देगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो इनफ्लो होगा, वो प्लस कर दो। और कोई, अगर आपने सर्विसेज रेंडर करी, उससे पैसा आया, तो इनफ्लो हो गया, प्लस कर दो। कोई कमीशन वगैरह आप रिसीव कर रहे हो, इनफ्लो है, प्लस कर दो। समझ में आए? बस ऑपरेटिंग होना चाहिए वो। माइनस में अब सारे आउटफ्लो माइनस कर दो। क्या हो सकते हैं? सैलरी देना, वेजेस देना, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। देखिए, ऑपरेटिंग का एक सबसे अच्छा चीज ये है कि जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ना हो पाए वो भी ऑपरेटिंग है। ठीक है, AS3 कहता है ना कि जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो भी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ऑपरेटिंग का दायरा इस वजह से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और लास्ट में पेमेंट फॉर इनकम टैक्स। टैक्स की पेमेंट भी, क्योंकि वो ना इन्वेस्टिंग हो सकती ना फाइनेंसिंग, इस वजह से इनकम टैक्स की पेमेंट भी माइनस करेंगे। लास्ट में जो निकल कर आएगा ये अमाउंट। अब इसमें क्या करते हैं हम? एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की एडजस्टमेंट का क्या मतलब हुआ? देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो हुई कि जो हम लोग रोजमर्रा में बिजनेस करते हैं, जो हमारा एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उससे कुछ हटकर इस बार हुआ था, तो वो हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसको अलग से दिखाने का बस ये पर्पस है, जस्ट ये डिस्क्लोज हो जाए कि एक अलग सी चीज है जो नॉर्मली हमारे यहां नहीं होती, इस बार हुई थी। एग्जाम्पल, जैसे कोई लॉस ऑफ स्टॉक हुआ अर्थक्वेक की वजह से, या लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ। लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस मिलता है। तो लॉस ऑफ स्टॉक हुआ या लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, इसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, वो क्लेम आ गया। तो ये क्या है? क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी रोज रोज नहीं आती, उसकी वजह से लॉस का इंश्योरेंस आया है, वो हम यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी ऐसी आइटम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती, मतलब ठीक है, हम इसके लिए बिजनेस करते भी नहीं, एक एक्सेप्शनल केस हो गया था, तो एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहां पर हम करेंगे। समझ में आई बात? जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होना फॉर लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट हो तो उसके लिए जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो फिर इन्वेस्टिंग में जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में भी नेचर देखना है कि वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट में निकल के आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इनफ्लो है, नेट इनफ्लो है, इसलिए नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव आया, ठीक है, मतलब आउटफ्लोज ज्यादा है इनफ्लोज से, तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों को डायरेक्ट मेथड, ठीक है, समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट मेथड होता है। जो भी चीजें आपको मिल रही हैं सब प्लस कर दो, जो खर्चे कर रहे हो वो माइनस कर दो, बस ऑपरेटिंग होनी चाहिए, इसका ध्यान रखो। देखिए, एक स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समरी दे रखी कैश अकाउंट की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं इसको हम लोग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कौन सा मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं।
सिंपल तो वैसे इनडायरेक्ट मेथड भी है, बट ये तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है डायरेक्ट मेथड तो पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट तो रुपीज लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अब जितने भी इनफ्लो हो रहे हैं वो सब प्लस में। देखिए ऐसे मत करना, एक इनफ्लो लिख रहे हो प्लस वाला, फिर एक माइनस के आइटम लिख रहे हो, फिर प्लस लिख रहे हो, फिर कोई माइनस के आइटम लिख रहे हो। ये प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुई, ठीक है। आपकी नॉलेज है लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलते। आइए सबसे पहले हम इनफ्लो पर चलते हैं, ठीक है, मतलब डेबिट साइड पर चलते हैं कैश अकाउंट की। टू बैलेंस पीडी, ये ओपनिंग बैंक बैलेंस है, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, तो ये तो कहीं नहीं आएगा। इस साल कितना इनफ्लो हुआ और इस साल कितना आउटफ्लो हुआ हम वो लेते हैं, ये तो पिछले साल से चल के आ रहा है। कैश में सेल करी 1,40,000 रुपए, लिख दीजिए कैश सेल्स कितना, 1,40,000 रुपीज। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल से 1,75,000 रुपए मिले। कैसे पता मिले, कैश अकाउंट है ना, कैश डेबिट हो रहा है टू ट्रेड रिसीवेबल, 1,75,000 रुपए मिले, लिख दीजिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 1,75,000, ठीक है। टू ट्रेड कमीशन, ठीक है, बिजनेस की कमीशन मिल रही है हमारे को 50,000 रुपए, तो ट्रेड कमीशन में क्या है, ऑपरेटिंग है। और ऐसे सोचा करो वैसे तो कि क्या ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग है, नहीं है तो फिर तो ऑपरेटिंग ही होगी, ठीक है। ट्रेड कमीशन का अमाउंट है 50,000 रुपीज का। फिर इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेची 30,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट बेचना ये तो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। लोन फ्रॉम बैंक ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, डेबिट साइड पे कैश के, तो मिल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। और कोई नहीं है तो हम एक काम करते हैं, अब इसका टोटल कर देते हैं इनफ्लो का। कितना हो गया ये, 1,40,000 प्लस 1,75,000 प्लस 50,000, ये अमाउंट आ गया 3,65,000। 3,65,000 हो गया इनफ्लो। आइए लेस, अब आउटफ्लोज के आइटम देखते हैं। पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड पर चलिए, बाय कैश परचेजेस करा 1,20,000 रुपए, कैश परचेजेस 1,20,000 रुपीज, माइनस आइटम है, आप चाहो तो एक साथ माइनस बाद में लगा लेना चाहिए। ट्रेड पेबल्स 1,57,000, हमने ट्रेड पेबल को पेमेंट करी, ठीक है, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, कितना था अमाउंट, 1,57,000, ये भी माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 75,000, तो ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 75,000, ठीक है, आउटफ्लो है। इनकम टैक्स की पेमेंट 30,000 रुपए। एक काम करते, इनकम टैक्स थोड़ा लास्ट में ही लिख लेंगे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट टैक्स तो लास्ट में ही होना चाहिए ना, जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिखते हैं, पहले सारे इनकम फिर एक्सपेंसेस, लास्ट में टैक्स निकल कर आता है, टैक्स की वैल्यू, ठीक है, बस ठीक लगेगा लिखने में, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाय इन्वेस्टमेंट आपने क्या करी है, देखिए कैश के क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ ना, ठीक है। ये कौन सी एक्टिविटी हुई, फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई, लास्ट में तो ये क्लोजिंग बैलेंस है ही कैश का, तो इनकम टैक्स तो फिर अपने लिए वैसे ही लास्ट हो गई। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, 30,000 रुपए, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, कितना है ये, 30,000 रुपीज। आइए अब इसका टोटल लगा लेते हैं, 1,20,000 प्लस 1,57,000 प्लस 75,000 प्लस 30,000, ये हो गया 3,82,000, ठीक है। 3,82,000 नेगेटिव में आ रहा है,
तो फिर ये नेट कैश जनरेटेड नहीं हुआ, ये हो गया नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ गया ये 17,000। ठीक है, माइनस के, ठीक है, माइनस में 17,000। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालते। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं डायरेक्ट मेथड का। फाइंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है ₹80 करोड़ की, आउट ऑफ विच 80% ऑन क्रेडिट। वैसे टोटल सेल करी 80 करोड़ की, लेकिन 80% तो क्रेडिट पर ही है। अब उसमें कैश का फ्लो तो होगा नहीं, केवल 20% में होगा। तो 20% ऑफ 80 कितना हो गया 16 करोड़। परचेजेस ₹65 करोड़, आउट ऑफ विच 30% इन कैश। परचेजेस वैसे करी 65 करोड़ की, लेकिन 30% ही कैश में करी, बाकी क्रेडिट परचेज है। ठीक है, सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹2 करोड़ और टैक्स की पेमेंट करी 3 करोड़ रुपए। ठीक है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन P&L में लेके कितने गए खर्चे, बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब सैलरी वगैरह के अलावा, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एक्सपेंस कितने हुए 6 करोड़ रुपए के। और खुद कह रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बोला अदर ऑपरेटिंग। ये चिंता मत करना कहीं इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो नहीं है। ये कह रहा रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। रिकॉग्नाइज्ड इन P&L और पेड क्या सेम होता है? देखिए, हम रिकॉग्नाइज क्या करते हैं अक्रूवल बेसिस पर। P&L में अक्रूवल बेसिस पर जाएगा, जरूरी नहीं है आपने उतना ही पेमेंट कराओ। समझ में आई बात? जैसे कोई टेलीफोन का बिल है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपने रिकॉर्ड करा कुछ, या रेंट की पेमेंट है। ठीक है, अब रेंट 12 महीने का है तो आप P&L में तो 12 महीने का रिकॉर्ड करोगे। हो सकता है अभी 1 महीने का पेंडिंग हो देना। ठीक है, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ ना, तो पेमेंट तो 11 महीने की गई, लेकिन P&L में तो 12 महीने का आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड ऑन अक्रूवल बेसिस। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज हमने कितना किया 6 करोड़ रुपए। अब आपको नीचे इंफॉर्मेशन दी 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024 को क्या हो रहा है, डेटर्स इतने के ओपनिंग थे, फिर क्लोजिंग, फिर क्रेडिटर्स की फिगर दी ओपनिंग क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताए, और कुछ प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी बताए। समझ में आई बात? तो कुछ आउटस्टैंडिंग है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कुछ प्रीपेड है। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सा मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड। चलिए फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और देखिए एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं रुपीज इन करोड़। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो करोड़ में गिवन है, तो रुपीज इन करोड़, बार बार थोड़ी ना करोड़ लिखते रहेंगे, रुपीज इन करोड़ हो गया। ठीक है, क्या है ये? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए बात करते हैं अब हम कितने इनफ्लो हो रहे हैं उसकी। कैश सेल टोटल करी थी 80 करोड़ की, जिसमें से 80% क्रेडिट पर बेचा था, तो कैश सेल कितनी निकल के आएगी? 80 करोड़ का 20%, मतलब ये हो गया 16 करोड़, है ना? ये हो गया 16 करोड़। नेक्स्ट, अब एक चीज देखिए, सेल करी 80 करोड़ की जिसका 80% क्रेडिट पर है। अगर 16 करोड़ कैश सेल है तो 64 करोड़ क्या है? क्रेडिट सेल है।
क्रेडिट सेल मैंने माना कि कैश का कोई फ्लो नहीं हुआ, लेकिन जो डेटर से पैसा मिला उसमें तो कैश का फ्लो हुआ। अब आप कहोगे डेटर से पैसा कितना मिला, वो तो दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा, लेकिन नीचे हिंट दे रखा है। डेटर साल के शुरू में 5 करोड़ के थे, साल के एंड में 19 करोड़ के हैं। तो आप खुद निकाल लो कि कितने का अपने कैश कितना पैसा मिला डेटर से। आपको मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा, वैसे तो ये वाला कर ही रहे हैं। जैसे मैं आपको कहूं मुझे किसी से 100 रुपए साल के शुरू में लेने थे, ठीक है, अपने डेटर से 100 रुपए साल के शुरू में लेने थे, मैंने उसको 500 का सामान और बेच दिया, ठीक है, और साल के एंड में मैं बता रहा हूं उससे 50 रुपए लेने अभी भी बाकी हैं। 100 रुपए साल के शुरू में लेने थे, 500 का सामान बेचा, और मैं एंड में कह रहा हूं कि अभी भी मुझे उससे 50 रुपए लेने बाकी हैं। तो इसका मतलब उसने कितने पैसे वापस कर दिए, मुझे 550 रुपए दे दिए। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना हुआ, 550। भाई 600 लेने थे, 50 अभी भी पेंडिंग है, तो 550 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया। समझ में आई बात? उसी तरीके से उसमें निकालना है। तो आइए अब हम डेटर अकाउंट बनाते हैं। तो इसको हटा लेता हूं मैं यहां से। वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट्स पहला है डेटर का। डेटर अकाउंट, डेटर असेट है, असेट के बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, ठीक है। डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको पता है, मैंने आप तो सब ये सब पढ़ के आए हो ऑलरेडी। असेट्स एंड एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं जनरली, ठीक है। आइए, डेटर 5 करोड़ साल के शुरू में, 19 करोड़ साल के एंड में। 5 करोड़ साल के शुरू में, 19 करोड़ साल के एंड में। हमने क्या करा, इस साल क्रेडिट सेल करी। क्रेडिट सेल करके डेटर भरते हैं और पैसा लेना होगा ना उनसे। एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डेटर डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए की सेल करी उनको, 64 करोड़ रुपीस की, ठीक है। तो यहां का टोटल हो गया 69, तो यहां का भी टोटल कितना होना चाहिए, 69। तो ये बचा कितना, 50 करोड़, ठीक है। ये क्या आ गया, बाय कैश अकाउंट। इसका मतलब हमें कैश कितना रिसीव हुआ उनसे, 50 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹50 करोड़। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम बात करते हैं परचेजेस की। 30% कैश परचेजेस थी, तो 65 का 30% ये हो गया 19.5 करोड़, ठीक है। अच्छा, और कोई इनकम तो दे नहीं रखी, इनफ्लो तो कुछ है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसका टोटल लगा कर लिख दें यहां पर। ये हो गया 66 लेस। अब लेस के आइटम शुरू करते हैं, क्योंकि और कोई इनकम दे नहीं रखी क्वेश्चन में। कैश परचेजेस, कैश परचेजेस हमारा निकल के आया था 19.5 करोड़, ठीक है। अब वही वाली बात, ठीक है, कैश परचेजेस 19.5 करोड़ है, तो बचा हुआ क्या है, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेज में तो फ्लो नहीं हो रहा कैश का, लेकिन पेमेंट तो करी होगी क्रेडिटर्स को। कैसे पता, क्योंकि क्रेडिटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो निकाल लो, ठीक है। आइए वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी के बैलेंस तो क्या होते हैं, क्रेडिट। बाय बैलेंस बीडी, साल के शुरू में कितने क्रेडिटर्स थे, टू बैलेंस कैरी डाउन, साल के एंड में कितने क्रेडिटर्स हैं वो लिख देंगे यहां पर। देखते हैं, क्रेडिटर साल के शुरू में थे 1.5 करोड़, फिर है 7 करोड़, 1.5 करोड़, फिर है 7 करोड़। आपने क्रेडिट में परचेज करा उनसे, परचेज करा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर और बढ़ गए, बाय परचेजेस। कितने का परचेज करा, टोटल परचेज था
टोटल परचेजेस क्वेश्चन में दे रखा है 65 करोड़, जिसमें से 19.5 तो वैसे था, तो 45.5 आ गया। ठीक है, 45.5। ये हो गया 47, तो यहाँ पे भी 47 का टोटल होगा। ये 40 क्या निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया हमारा टू कैश अकाउंट। इसका मतलब हमने क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करी, 40 करोड़ रुपीस की। तो आइए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये आ गया 40 करोड़, माइनस कर दिया। आई बात समझ में आपको? नेक्स्ट आपको कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन पी एंड एल में लेके गए, तो इसका मतलब ये तो अक्रूवल वाले हैं 6 करोड़ रुपए। इस बार पेमेंट कितनी करी, उसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों दे रखे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। मैं एक काम करता हूं, मैं ये क्रेडिटर वाला हटा देता हूं, क्योंकि नीचे और कुछ कर रखा है मैंने। क्रेडिटर आपने नोट कर ही लिया होगा, वीडियो पॉज करके कर लेना, नहीं करा तो। आइए, अब हम बनाते हैं थर्ड वर्किंग नोट अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको असेट और लायबिलिटी दोनों गिवन है, क्योंकि आपको प्रीपेड भी बताया और आउटस्टैंडिंग भी बताया। तो अगर प्रीपेड की बात करें, प्रीपेड खर्चे जल्दी पे करना, खर्चे जल्दी पे करना असेट होता है या लायबिलिटी होता है? असेट होता है। तो टू बैलेंस पीडी में क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेबिट साइड पर है ना, क्योंकि तो पहले डेबिट साइड वाला देख लेते हैं। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3.5 करोड़ और नील, तो यही लिख देते हैं 3.5 पॉइंट बीच में 3.5 और ये आ गया नील। अब लिखते हैं आउटस्टैंडिंग वाले, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये लायबिलिटी हो गई, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। कितना है, 1 करोड़ और 2.5 करोड़, 1 करोड़ और 2.5 करोड़। अच्छा, अब ये कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पी एंड एल में लेके गया है। पी एंड एल में लेकर जाएंगे जब, तो एंट्री क्या बननी चाहिए, पी एंड एल के डेबिट साइड पे खर्चे आते हैं या क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे। एंट्री क्या बनी, पी एंड एल डेबिट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिट बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कितना लेके गया, 6 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका मतलब हमने पेमेंट कितनी करी, टू बैलेंसिंग फिगर करके, टू कैश करके निकल के आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये आ गया 7 करोड़ और ये आ जाएगा 1। ठीक है, 7 करोड़ टोटल हो गया। समझ में आई बात? तो टू कैश 1 करोड़ रुपीस निकल के आया है कि हमने कितनी पेमेंट करी। तो पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये 1 करोड़ रुपीस की पेमेंट हुई है। तो टोटल कर लीजिए फिर इसका। ठीक है, 19.5 और 41, ये आ गया 60.5। ठीक है, 60.5, तो ये 5.5 करोड़ रुपीस आ गए। क्या, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा निकल के आ गया 5.5 करोड़। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंपल भी बहुत है, इसको डिस्कस करते हैं। आप प्लीज इसके एक एक कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, उतने अच्छे से ये क्वेश्चन उतना जल्दी कर पाओगे आप। देखिए, केवल रटना नहीं है, वरना तो मैं सीधा फॉर्मेट बताऊं आपको, आप रट ही लोगे और आपको हो सकता है रटा हुआ हो। लेकिन आइए लॉजिक समझते हैं, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग जब बाद में ऑफिस वगैरह में जाओगे तो वहां पर आपको ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन बनाकर नहीं दे रखा होगा, आपके पास प्रैक्टिकल वो होगा कि आपके पास सारी डिटेल है, आप उससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। तो जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होगी तो कैसे बनाओगे?
ये तो ना कहो कि मुझे तो वही फॉर्मेट रटा था, ऊपर नीचे कुछ भी आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आइए इनडायरेक्ट मेथड में मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को ही हम कुछ रिवर्स कर कर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालते हैं। पहले तो इनडायरेक्ट मेथड होता क्या ये डिस्कस करते हैं। भाई इनडायरेक्ट मेथड यही कह रहा है कि आपने जैसे पी एंड एल में जो प्रॉफिट निकाल रखा है बस उसी में ही थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर कर रिवर्स कर कर जो ऑपरेटिंग ना उसे हटा दो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकल कर आ जाएगा। ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में तो क्या था, जो है उसे प्लस करो, जो नहीं है उसे माइनस करो, निकालो। यहां पर कह रहे नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट पे तो पहुंचे हुए हो, बस ऑपरेटिंग पर पहुंच जाओ, जो भी ऑपरेटिंग नहीं है उसे हटा दो, और अगर उसमें कोई नॉन कैश है तो उसे हटा दो। तो आइए सबसे पहले पीएनएल को एक बार देखते हैं कि नॉर्मली पीएनएल कैसा दिखता है। देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर मैंने लिख भी दिया ओनली फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, केवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यहां पर पीएनएल लिया है। ठीक है, ये मत कहना यहां पर नोट्स क्यों नहीं बनाए या आपने इस तरीके से क्यों दिखाया, ये आपको केवल इनडायरेक्ट मेथड का स्टेप समझाने के लिए ऐसा किया गया है। सबसे पहले एक बार इसको थोड़ा सा व्यू लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल आपको दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर अदर इनकम में क्या दिया, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये इनकी टोटल इनकम आ गई। फिर खर्चों में परचेजेस हुआ, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिखा है सैलरी पे करी इन्होंने। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में एक तो इंटरेस्ट पे करा और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, फिर डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लगा, डेप्रीसिएशन लगाया इन्होंने मशीन पर और गुडविल रिटर्न ऑफ करी, एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने। फिर अदर और इनके क्या क्या खर्चे हुए, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हुआ, ऑडिट का खर्चा पे करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, टोटल आ गया खर्चों का। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आया, लास्ट में टैक्स का प्रोविजन बना के प्रॉफिट जो बचा हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। ठीक है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब जो इस साल का प्रॉफिट है उसमें कुछ एप्रोप्रिएशंस करी, क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां गिवन है, इसमें ओपनिंग बैलेंस और कुछ पीएनएल में जो साल के शुरू में था वो ऐड करा, टोटल आया। इसमें रिजर्व में कितना डालना है वो माइनस करा और डिविडेंड कितना पे करा वो माइनस करा, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ गया। आपके पास क्लोजिंग बैलेंस इन पीएनएल निकल कर आ गया। अब आपको दे रखा है ये क्लोजिंग बैलेंस इन पीएनएल। अब आपको कहता है यहां से आप क्लोजिंग बैलेंस इन पीएनएल आपके पास है, अब चलिए आप उल्टा सीधा जैसे ही चलना है, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालिए। आपने पूरा पीएनएल पढ़ा, पीएनएल पढ़ के आपको क्या कोई ऐसी आइटम नहीं लगी जो ऑपरेटिंग ना हो? अगर नहीं लगी तो फिर तो आंसर आया ही हुआ है, इस बार का प्रॉफिट कितना है वो देख लो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो ऑपरेटिंग हमें नहीं पाई। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव करना, ये तो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हम डिविडेंड क्यों रिसीव कर रहे हैं? क्योंकि हमने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं तो डिविडेंड रिसीव हो रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट बेचना, प्लांट खरीदना और उससे होने वाली इनकम, ये सब क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो आइए एक बार मार्क करके चलते कौन कौन सी ऑपरेटिंग नहीं है स्टार्टिंग से। नेट सेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव साथ में लिख देता हूं मैं, ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये इसलिए लिख लिख के देख रहे हैं हम कि भाई इतनी सारी दिक्कतें हैं पीएनएल में, इन सबको हटाना पड़ेगा तब आप ऑपरेटिंग पे पहुंचोगे। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री, ये भी ऑपरेटिंग होता है, सैलरी भी ऑपरेटिंग होती है। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट, नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंस कॉस्ट कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भाई इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हो, क्योंकि लोन लिया हुआ है, लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उससे होने वाली कॉस्ट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही हुई। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन कौन सी एक्टिविटी है? देखिए डेप्रीसिएशन ऑन मशीन कहा जाए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वैसे, क्यों, क्योंकि आप मशीन रोज चला रहे हो, उस पर काम हो रहा है और डेप्रीशिएट हो रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये नॉन कैश आइटम है तो ये वैसे ही आउट हो गई। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो, तो ये तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही नहीं है, तो खत्म बात, एक्टिविटी तो बात की बात है। अदर एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन कैश है। आपने 1 लाख का आपके पास प्लांट पड़ा था, आपने 1 लाख का प्लांट 70,000 में बेच दिया, 30,000 का नुकसान हुआ। ये 30,000 रुपये क्या कैश में आए आपको, या आपको किसी को दे के देने पड़े? कुछ भी नहीं हुआ इन 30,000 का, तो ये लॉस है नॉन कैश।
ऑडिट एक्सपेंसेस ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें निकल के आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये अमाउंट आया। अब लेस करा प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ऑल्दो डिटेल में तो बाद में करेंगे ही। प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है, क्या ये टैक्स की पेमेंट नहीं करी होगी इन्होंने? नहीं करी होगी। क्यों? क्योंकि टैक्स की पेमेंट जिस साल की होती है उससे अगले साल में पहले प्रॉपर टैक्स प्रॉफिट निकाला जाता है कि कितना बना, ठीक है, फिर उसका टैक्स पे किया जाता है रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर, ठीक है। जब भी रिटर्न फाइल करने का टाइम क्या होता है कंपनी का, नेक्स्ट ईयर के 31 अक्टूबर तक पे कर सकते, वो रिटर्न फाइल कर सकते हो आप, तो आपके पास तब तक का टाइम है। हम उसी साल का टैक्स उसी साल में नहीं पे कर सकते जनरली। क्यों नहीं पे कर सकते? भाई आप 31 मार्च तक तो काम ही कर रहे हो, 31 मार्च तक तो आपकी सेल वगैरह हो ही रही है, तो रातों रात थोड़ी ना सारा प्रॉफिट वगैरह पूरा कंप्यूट हो जाए, बैलेंस शीट बन जाए और टैक्स निकल के आ जाए और सरकार को पे कर दे, ठीक है। इसमें आप एडवांस टैक्स का कंसेप्ट मत घुसाना बीच में। एडवांस टैक्स तो वैसे भी एस्टिमेटेड बेसिस पर ही होता है कि इतना इतना परसेंट आप दे दो कैलकुलेट करके, एडवांस टैक्स अलग चीज हो गई। तो इसी वजह से रिटर्न, वरना तो रिटर्न भी उसी साल चली जाती उस साल की। बट गवर्नमेंट को भी पता है आपने उस साल की पूरी बैलेंस शीट वगैरह अकाउंट्स को फाइनल करने में टाइम लगेगा, वो नेक्स्ट ईयर में होंगे, तो टैक्स इस साल का कब पे होगा, फाइनल सेटलमेंट कब होगा, अगले साल होगा। तो इस साल किसका टैक्स पे होगा? इस साल पिछले साल का टैक्स पे होगा। समझ में आई बात? तो इसलिए लिखा लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि ये प्रोविजन बनाया आपने, एक्चुअल में टैक्स पे नहीं करा। एक्चुअल में तो आप बाद में फाइनल करोगे इस साल के बाद में, ठीक है। वो बात और है कि आप साथ में एडवांस टैक्स देकर चल रहे होंगे, वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये भी तो नॉन कैश हो गया, ये भी एक नॉन कैश है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में देखिए, हमने रिजर्व में ट्रांसफर करा, ये नॉन कैश है, पैसे किसी को दिए नहीं ना आए। डिविडेंड पे करना, डिविडेंड पे करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो इतनी सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। अब हमारे को निकालने के लिए कहा गया कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालो। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस साल के प्रॉफिट पर पहुंचेंगे क्लोजिंग बैलेंस से। आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, इससे रिवर्स करते करते आप किस पर पहुंचिए, इस साल के प्रॉफिट पर। इस साल का प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इस साल का, लेकिन उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि ये भी तो नॉन कैश है। तो आप कहां पे पहुंच जाओ पहले स्टेप में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। तो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। क्यों करा प्रॉफिट बिफोर टैक्स? क्लोजिंग बैलेंस से क्या प्रॉब्लम है बता तो दिया, रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है, डिविडेंड पे कर रखा है, ये सब ऑपरेटिंग नहीं है, तो उन सबको हटाओ। और इसमें ओपनिंग बैलेंस इन P&L भी ऐड कर रखा है पिछले साल का, हम तो इस साल का कैश फ्लो देख रहे हैं, तो वो भी हटाओ। सब हटा हुटू के और टैक्स का प्रोविजन ऐड करो, करके आप पीबीटी पर निकल के पहुंच जाओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आइए लिखते हैं पहला स्टेप। पेन थोड़ा पहला स्टेप लिखते हैं हम। स्टेप 1, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या हम बोले तो पीबीटी एज फॉलोज। कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन एसपीएल मतलब क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, एड ट्रांसफर टू रिजर्व्स, एड डिविडेंड और एड प्रोविजन फॉर टैक्स। ये हमारा निकल के आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये डिफरेंस इन एसपीएल क्या लिखा हमने? डिफरेंस इन एसपीएल मतलब आप देखिए ऊपर था ना, ये देखिए ये क्लोजिंग बैलेंस इन P&L है, ये ओपनिंग बैलेंस इन P&L है। तो क्लोजिंग में उल्टा, पहले डिविडेंड ऐड करा, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करा, यहां पहुंच गए। अब इसमें ओपनिंग माइनस करा तो यहां पहुंच गए। तो ओपनिंग माइनस करे ना क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सीधा एक साथ लिख दो, डिफरेंस इन एसपीएल।
आप चाहो तो क्लोजिंग लिखो, फिर ऐड लेस करो, जो ऐसे मर्जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंच गए, अब ऊपर चलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ऐड करो प्रोविजन फॉर टैक्स, पीबीटी पे पहुंच गए। तो एक पहला स्टेप क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम क्या करते हैं, अब हमने देखा था कुछ कुछ चीजें नॉन कैश वाली हैं, जैसे ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये नॉन कैश है। जैसे डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सब नॉन कैश है, इन्हें भी हटाना होगा। तो सेकंड स्टेप होता है नॉन कैश आइटम्स को ढूंढो और सारे को हटा दो। ठीक है, तो सेकंड स्टेप लिखते हैं अब हम। ठीक है, स्टेप 2, एड नॉन कैश आइटम्स, एड नॉन कैश आइटम्स चार्ज टू एसपीएल। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जितनी भी नॉन कैश आइटम्स चार्ज की हैं, ये चार्ज टू एसपीएल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर कोई नॉन कैश आइटम है लेकिन आप पी एंड एल में लेके ही नहीं गए तो फिर उसको नहीं एड बैक करेंगे। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ये रटना नहीं है कि नॉन कैश आइटम को ऐड ही करना होता है। अरे नॉन कैश आइटम अगर पी एंड एल में है ही नहीं तो क्यों ऐड करोगे। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐड लेस नहीं कर रहे, हम तो हटा रहे हैं। हम इस वाले इनडायरेक्ट मेथड में क्या कर रहे होते हैं, पी एंड एल से जो चीजें ऑपरेटिंग नहीं है उसे हटा रहे हो। तो नॉन कैश आइटम जो पी एंड एल में है उसमें कैश का फ्लो नहीं है तो हटा रहे हो आप। ठीक है, तो नॉन कैश आइटम पी एंड एल में जानी भी तो चाहिए, तभी तो हटाओगे। तो क्या क्या हो सकती हैं, एक तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, और डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, और इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, जो इंटेंजिबल एसेट्स आपने राइट ऑफ करी। ठीक है, तो हम ऐसे यहां पर ये लिख देते हैं, चार्ज टू एसपीएल सच एज। तो जनरली तो आपको नॉन कैश आइटम्स यही वाली मिलेंगी। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। उस क्वेश्चन में कुछ और दे रखी हो जो आप कर रहे हो वो बात और है। 99.99% तो यही तीन आएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नॉन कैश भी हट गई, पीबीटी पे पहुंचे थे, नॉन कैश हटा दी। अब आप देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी है यहाँ, इंटरेस्ट पेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हटाना। अच्छा, नॉन कैश आइटम भी हमने प्लस करी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी हम प्लस करेंगे। ये प्लस क्यों कर रहे हैं हम, प्लस इसलिए कर रहे हैं, ये कहां लिखे हुए हैं, सब खर्चों में। तो आप प्रॉफिट निकालने के लिए एक्सपेंस को क्या करते हो, माइनस, सारे इनकम प्लस करते हो, सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हो। एक्सपेंस पहले माइनस हुआ है, हटाने के लिए क्या करोगे, प्लस कर दोगे। भाई जैसे आपको मैथ्स के स्टूडेंट होंगे आप, यहाँ पर 18 लिखा है, मैं कह रहा हूं 18 को 0 कर दो, लेकिन इसको ऐसे रब नहीं करना है, तो कैसे करोगे, तो -18 लिख दो। तो वही बात हुई ना, तो कोई खर्चा माइनस हुआ है, आपको उसको हटाना है तो वापिस एड बैक कर दो, खत्म हो गया, इंपैक्ट नलीफाई हो गया। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या हुआ, एड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आंख बंद करके सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो इश्यू ऑफ शेयर्स भी होते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर भी होते हैं, लोन टेकन भी होता है। नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चार्ज टू एसपीएल, जो पीएनएल की स्टेटमेंट में चार्ज किए वो हटाने, सच एज कौन कौन से, इंटरेस्ट पेड एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन भी होती है ना। तो उन सब का जो प्रीमियम है, केवल प्रीमियम वाला पोर्शन ही तो पीएनएल में जाएगा। अगर आपने डिबेंचर होल्डर से 100 रुपए ले रखे हैं, आपने उनको वादा किया हम आपको 110 वापस करेंगे, तो खर्चा कितने का हुआ, 10 का। 100 तो उन्हीं के पैसे वापस कर रहे हो ना, तो ये खर्चा कहाँ है, ये तो लाइबिलिटी पे करना हुआ। लेकिन 10 रुपए जो प्रीमियम है वो पीएनएल में जाता है, तो वो आप गया था, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हमने क्या करा, उसको एड बैक कर दिया। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को ये। नेक्स्ट स्टेप, हमने नॉन कैश हटा दिया। पहला स्टेप क्या था, पीबीटी निकालना। कैसे निकाला, डिफरेंस इन एसपीएल, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐड डिविडेंड, ऐड प्रपोज्ड प्रोविजन फॉर टैक्स, और फिर हमारा निकल के आया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सेकंड स्टेप क्या था, ऐड नॉन कैश आइटम सच एज लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स,
डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। थर्ड स्टेप क्या था, एड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चार्ज टू एसपीएल सच एज इंटरेस्ट पेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स। ठीक है, आइए चौथा स्टेप। अब हमने फाइनेंसिंग भी हटा दी, नॉन कैश भी हटा दी, अब आ गई बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। ये देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी हटाते हैं। तो क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को मैं ऐड करूं? गलत हो जाएगा। क्यों ऐड नहीं करें? इस बार डिडक्ट करना होगा। क्यों? कहाँ लिखी हुई है ये? इनकम में। इनकम तो ऑलरेडी प्लस में ही है, इनकम माइनस एक्सपेंस करके ही प्रॉफिट आया था, तो पहले ही प्लस में है, हटाएंगे कैसे? माइनस करके। तो ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? डिडक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, डिडक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज टेकन टू पी एंड एल, जो पी एंड एल में आप लेके गए थे, या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोल लीजिए, सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डिडक्ट करनी है। फिर वही बात, कौन सी? टेकन टू एसपीएल, जो पीएनएल में लेके गए हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो प्लांट परचेज करना भी होती है, तो क्या उसे भी डिडक्ट कर दूं? नहीं, वो पीएनएल में थोड़ी ना जाता है प्लांट परचेज करना। ठीक है, वो कोई खर्चा थोड़ी ना है। तो डिडक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज टेकन टू एसपीएल सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो हमने लगभग तो सब कर लिया। क्या अभी भी आपको लगता है पीएनएल में कुछ ऐसा है जो हटाना है? आप सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, नेट सेल। सेल दो तरीके की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल तो एक नॉन कैश आइटम हो गई। ऐसे तो परचेजेस में भी हो सकता है, परचेजेस भी दो होती हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज एक नॉन कैश आइटम है। ये तो फिर हर खर्चे और हर इनकम में हो सकता है, क्योंकि भाई पी एंड एल बैलेंस शीट तो अक्रूवल बेसिस पर बनी हुई है। सैलरी है, अब सैलरी में हो सकता है कुछ पोर्शन आउटस्टैंडिंग वाला हो। यहाँ तो आपको सैलरी दिखेगा लिखा हुआ, टोटल सैलरी कितनी, इतनी, उसमें कुछ पोर्शन नॉन कैश भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि ये जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग वगैरह होंगे वो या तो करंट एसेट बन जाएंगे या करंट लाइबिलिटी और बैलेंस शीट में अपीयर करेंगे। जैसे हमने क्रेडिट में सेल करी तो वो डेटर की फॉर्म ले लेगा, आपको बैलेंस शीट में दिखाई देगा। क्रेडिट परचेज करी क्रेडिटर बनेगा, बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। सैलरी आपने कम पे करी, आउटस्टैंडिंग रह गई, बैलेंस शीट में अपीयर करेगा करंट लाइबिलिटी बनके। तो वो या तो करंट एसेट बन जाएंगे या करंट लाइबिलिटी। तो हम वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप को। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करने का मतलब ही क्या है? ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी एडजस्ट करना, जिससे इनमें जो नॉन कैश वाले पोर्शन थे उनका इंपैक्ट खत्म हो जाए। ठीक है, अब आप डायरेक्ट मेथड ऊपर करके आए हो। हमने क्रेडिट सेल करी, वो तो कैश आइटम नहीं है, तो फिर कैश आइटम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल से पैसे रिसीव करना। ठीक है, क्रेडिट सेल करना कैश आइटम नहीं है, लेकिन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल हटानी है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर लाना है। क्रेडिट परचेज हटानी है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स लाना है ना। तो इसको कैसे करा जाए? देखिए, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप होता है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैसे करेंगे हम ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट, जो करंट एसेट में डिक्रीज हो रहा है उसे ऐड करते हैं, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अभी समझाता हूं क्यों करते हैं। लेस, इसका उल्टा लेस कर दो, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करते, देखो क्यों करा समझिए। डेटर अकाउंट है ये, टू बैलेंस बीडी, यहां पर बाय बैलेंस कैरी डाउन आता है, ये आपको पता है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, ये 1000 रुपये था, ये 800 रुपये रह गया। ठीक है, आपने इस बार
क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट सेल्स कितने की करी, 500 रुपये की, ठीक है। तो हमारा कैश रिसीव कितना हुआ उनसे, डेटर से, हमें कैश रिसीव ये हो गया 1500, तो यहाँ पे भी 1500 आना चाहिए, ये हो गया 700 का, ठीक है। अब आपको P&L में क्या दिखाई देगा, हमें P&L में दिखाई देगा ये 500 रुपये क्रेडिट सेल, है ना। हमें इस 500 को तो हटाना है, इस 500 को हटाना है, और 700 रुपये जो हमें रिसीव हुए डेटर से उसे लेके आना है, क्योंकि वो है फ्लो, ये फ्लो नहीं था। 700 रुपये लेके आना है, 500 हटाना है, 700 लाना है। इसका मतलब नेट कितना हो गया, 200 रुपये का इनफ्लो हो गया, ठीक है। तो 200 रुपये प्लस हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम अब मैंने यहाँ क्या लिखा, ऐड करा डिक्रीज इन करंट एसेट। 1000 रुपये में 800 रुपये रह गए, तो 1000 से 800 रह गए, 200 रुपये डिक्रीज हुआ, 200 सीधा प्लस कर दो, ठीक है। तो हम सीधा 1000 माइनस 800 करेंगे, तो उसके अंदर डेटर अकाउंट में जितनी भी आइटम आ रही है, प्लस वाली माइनस वाली, वो सब उसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगी। क्योंकि ऐसे तो केवल सेल और कैश नहीं, बैड डेट भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न भी हो सकती हैं, बहुत सारी नॉन कैश आइटम आ सकती है बीच में। किस किस का करते रहोगे, और कहाँ है इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास। तो आप ओपनिंग पकड़ लो, क्लोजिंग पकड़ लो, उसमें सारा एडजस्टमेंट हो गया। क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग ही तो इन सारी एडजस्टमेंट, साल भर में कितने डेबिट्स और साल भर में कितने क्रेडिट्स हुए, उन सबका नेट कर कर ही तो ओपनिंग क्लोजिंग है। क्लोजिंग बचता ही ऐसे, यहां पर आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो 1000 माइनस 800 सीधा 200 रुपये आप प्लस करो, ठीक है। और याद कराने के लिए ऐसा बताया जाता है 12th क्लास वगैरह में कि देखो करंट एसेट डेटर डिक्रीज हो रहे हैं, 1000 में से 800 हो गए, तो 200 रुपये मतलब मिल गए हमारे को, तो 200 रुपये प्लस कर दो। ऐसे समझाया जाता है, लॉजिक को तो नहीं बोला जाता जिससे कि रट्टाफिकेशन हो जाए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में आया आप लोगों को ये लॉजिक इसका, ठीक है। तो डिक्रीज इन करंट एसेट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इस तरीके से आप सबका लेजर बनाकर देख सकते हो, क्रेडिटर का और ठीक है करंट एसेट का, सब सारी करंट लायबिलिटी का। मैंने आपको एक से समझा दिया, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसका उल्टा होगा तो वो माइनस करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये था हमारा 5th स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है, देखिए हमने, आपको याद होगा क्या ऐड किया था, हमने ऐड किया था प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जब हमने प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड किया था, वो क्यों ऐड किया था, क्योंकि हमने कहा ये टैक्स आपने पे तो करा ही नहीं, ये तो आप अगले साल पे करोगे, तो जस्ट प्रोविजन बनाए कि एस्टिमेटेड टैक्स इतना है, वो तो आप नेक्स्ट ईयर में जाकर सेटलमेंट करोगे इस टैक्स की। तो इस साल कौन सा टैक्स पे कर रहे होंगे फिर आप, इस साल पिछले साल का टैक्स पे किया होगा, सितंबर अक्टूबर तक जब रिटर्न जारी होगी। तो हर साल टैक्स तो पे होता है, बट पिछले साल का। तो एक्चुअल टैक्स आपने कितना पे करा, वो हमारे को अब माइनस करना पड़ेगा। आपने एड बैक करके तो छोड़ दिया कि वो टैक्स पे नहीं हुआ, कुछ तो टैक्स पे हुआ ना, जो पे हुआ वो माइनस कर दो। तो डिडक्ट क्या करेंगे हम, डिडक्ट एक्चुअल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने जो एक्चुअल में टैक्स पे करा, हो सकता है नहीं हमारा एडवांस टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स सेम रहता हो, कि हमें नेक्स्ट ईयर कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसी साल पे कर देते हैं, ठीक है। अगर एक्चुअल टैक्स पेड है तो वही माइनस कर दो, फिर जितना है, जितना प्लस किया था उतना ही माइनस हो जाएगा। अगर सेम है तो उतना ही प्रोविजन बनाते हो और उतना ही टैक्स पे करते हो। तो कहने का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करा और एक्चुअल टैक्स पेड माइनस किए। तो ये हमने 6 स्टेप्स करे। इससे हमारा क्या निकल के आया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक बार फिर से सारे स्टेप्स को रिवाइज करते हैं। हम सबसे पहले पीबीटी कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस इन एसपीएल, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐड डिविडेंड, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम्स चार्ज टू एसपीएल सच एज लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ। थर्ड स्टेप में हम ऐड करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चार्ज टू एसपीएल, चार्ज टू एसपीएल पर जोड़ देना है, सच एज इंटरेस्ट पेड एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स। नेक्स्ट स्टेप में हम डिडक्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज टेकन टू P&L सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। लास्ट स्टेप में हम डिडक्ट करते हैं एक्चुअल टैक्स पेड। समझ में आ गई बात? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।